नमस्कार साथियों। आ, आज अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक ज़बरदस्त खुलासा किया है। हालांकि ये तथ्य इससे पहले भी पब्लिक डोमेन में थे और तमाम बातें सवालों के घेरे में पहले से थी, लेकिन फिर भी आज इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया है वो मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट है उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने लीज पर दिया और उस लीज पर देने की प्रक्रिया में किस तरह की एक तरह से मैच फिक्सिंग हुई, एक तरह से फिक्स मैच खेला गया और सारा प्रोसेस, जो पूरा टेंडर प्रोसेस चला, वो टेंडर प्रोसेस केवल और केवल जो बाबा रामदेव हैं उनके जो अनन्य सहयोगी हैं, एकमात्र सहयोगी जो लगातार उनके साथ हैं, तो बाबा रामदेव के अनन्य सहयोगी बालकृष्ण की स्वामित्व वाली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह उत्तराखंड की सरकार और उसके पर्यटन विकास बोर्ड ने काम किया, तो ये आज खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्टर हैं देहरादून में, जो उत्तराखंड को कवर करती हैं, ऐश्वर्या राज, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत साहसपूर्ण तरीके से यह खुलासा किया। धीरज मिश्रा ने भी उनके साथ स्टोरी किया है, तो ऐश्वर्या राज और उनके साथी जो दूसरे पत्रकार हैं, मैं दोनों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह खुलासा किया। जैसा खुलासा करने का साहस आमतौर पर देहरादून में सरकार से लाखों का विज्ञापन पाने वाले अखबार नहीं कर पा रहे हैं, वो इन सारे सवालों को नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो इस इंडियन एक्सप्रेस इस बात के लिए बधाई का पात्र है। और इससे पहले भी जिन छोटे मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को लिखा, वो सारे लोग भी, उनको भी, उनके साहस को भी सलाम है कि ऐसे समय में जब सरकार सारे विज्ञापनों के जरिए सारे मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, तब मीडिया हाउसेस में से एक छोटा हिस्सा ही सही ये साहस कर रहा है कि सरकार के पैमाने पर किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार किस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म को, पिट्ठू पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, उनके फायदे के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये एक तरह से जो भी मीडिया हाउस दिखाने का साहस कर रहे हैं, उनमें बैठे हुए पत्रकार जो कर रहे हैं, तो उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले, इससे पहले भी जिन्होंने उठाया उनके साहस को भी सलाम। इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये खबर की है और उन्होंने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट जो मसूरी में है, जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट असल में जॉर्ज एवरेस्ट या सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो भारत में सर्वेयर जनरल रहे 1830 से 1841 के बीच में, भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट रहे। तो उन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट ने, जिनके नाम पर आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम भी उनके नाम पर रखा गया 1865 में, रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उनका सम्मान करने के लिए, ये पता चला उसी समय, लगभग उसी समय इस बात की खोज हुई कि माउंट एवरेस्ट वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटी है, तो उसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 1865 में रखा। लेकिन हालांकि ये भी तथ्य है कि जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद इस बात का विरोध किया कि उनके नाम पर उस चोटी को न रखा जाए, लेकिन अंततः आप जानते हैं आज के दिन पर दुनिया में उस चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो 1830 से 1841 के बीच भारत के सर्वेयर जनरल रहे जॉर्ज एवरेस्ट ने 1832 में ये जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट मसूरी में ये बनाई थी और ये स्थापित की थी। स्थानीय लोगों से उन्होंने जमीन खरीदी थी। तो उत्तराखंड सरकार ने एक योजना उत्तराखंड सरकार लेकर के आई। उन्होंने कहा कि भाई वो जो है जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट में
एक तरह से उसको विकसित करना चाहते हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट के नजरिए से उसको विकसित करना चाहते हैं। हिमालय दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत वो इसको विकसित करना चाहते हैं। और हिमालय दर्शन में एक छोटा 2 सीटर हेलीकॉप्टर, जिसको गायरोकॉप्टर कहते हैं, वो उस गायरोकॉप्टर से हिमालय दर्शन का कार्यक्रम चलेगा। उसके अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, कैंपिंग, तमाम तरह की गतिविधियां यहाँ संचालित होंगी इस 142 एकड़ की जगह पर। तो इसका टेंडर उत्तराखंड की सरकार ने 2022 में निकाला। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में इसका टेंडर निकाला। और जब टेंडर निकाला तो टेंडर निकालने के बाद टेंडर भरने की प्रक्रिया से घपले घोटालों की शुरुआत हो गई। घपला कहां से शुरू हुआ कि जैसे ही ये टेंडर निकला, तो जैसे ही ये टेंडर निकला, ये समझिए कि एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है, जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है, इंडियन एक्सप्रेस के उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के हिसाब से तो लगता है कि टेंडर क्या निकला, एक तरह से मैच फिक्स हुआ। तो 142 एकड़ के जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में ये एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियां संचालित करने के लिए जो ये टेंडर निकला, जहां उस जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में आप देखिए तो वहां क्या क्या चीजें हैं। वहां हेलीपैड है, वहां 5 वुडन हट्स हैं, वहां कैफे है, 2 म्यूजियम है, एक ऑब्जर्वेटरी है। तो ऐसी तमाम चीजें वहां मौजूद हैं। तो 142 एकड़ वो जमीन है। तो उसके लिए जब दिसंबर 2022 में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने टेंडर निकाला, तो ऐसा लगता है कि टेंडर निकलने के साथ मैच फिक्स हो गया, क्योंकि टेंडर भरा 3 कंपनियों ने, सिर्फ केवल 3 कंपनियों ने। अब आप सोचिए कि 142 एकड़ की संपत्ति का लीज टेंडर निकल रहा है, उसमें टूरिज्म प्रमोशन की गतिविधियों के लिए टेंडर निकल रहा है, और केवल 3 ही लोग टेंडर भर रहे हैं। ये समझ में आने वाली बात है? तो ये समझ में आने वाली बात तो नहीं है, ये आसानी से ये हजम नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि पहले चरण में ही मैच फिक्स कर दिया गया, पहले चरण में ही तय कर दिया गया कि टेंडर किसको मिलेगा। तो अब 3 कंपनियों ने टेंडर भरा। उन 3 कंपनियों ने जो रेट कोट किए वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी ने टेंडर भरा 51 लाख रुपया। 142 एकड़ जमीन का सालाना लीज का रेट उन्होंने लगाया 51 लाख रुपया। जो लोग पूंजी के बाजार में काम करते हों, जमीन का कारोबार करते हों, वो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घपला अपने आप में। तो प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 51 लाख रुपया टेंडर का रेट भरा। भरुआ एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 65 लाख रुपया रेट भरा। साल भर का 142 एकड़ जमीन का लीज रेंट एक तरह से कहिए तो, जहां वो पर्यटन गतिविधियां, साहसिक पर्यटन गतिविधियां संचालित करने वाले हैं, तो उन्होंने 1 साल का टेंडर भरा 65 लाख रुपया। और तीसरी कंपनी आई राजा एरोस्पोर्ट्स, इन्होंने भरा 1 करोड़ रुपया। तो अब आप समझ गए, भाई प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने 50 लाख 51 लाख रुपया भरा, भरुआ एग्रो साइंसेज ने 65 लाख रुपया भरा, राजा एरोस्पोर्ट्स ने 1 करोड़ भरा। तो 51 लाख, 65 लाख और 1 करोड़, तो जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ रुपए वाले को टेंडर मिलेगा। तो 1 करोड़ रुपए वाले को टेंडर मिल गया साहब। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पहली 2 कंपनियां हैं जिन्होंने 51 लाख और 65 लाख टेंडर भरा, यानी प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरुआ एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 कंपनियों में बाबा रामदेव के जो अनन्य सहयोगी हैं बालकृष्ण, उनका 99% शेयर था ये दोनों कंपनियों में। जिस कंपनी ने 51 लाख और जिस कंपनी ने 65 लाख रेट कोट किया, उस कंपनी में रामदेव के अनन्य सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का शेयर होल्डिंग था 99%। और
जिस तीसरी कंपनी को जिसने 1 करोड़ रुपया रेट कोट किया और जिसको ये टेंडर मिला, यानी राजा एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में 2013 में जब वो कंपनी बनी तो उसमें बालकृष्ण का कोई शेयर होल्डिंग नहीं था। वो गाजियाबाद के 2 सैनी बंधुओं ने बनाया। लेकिन उसके बाद जिस समय यह टेंडर इस कंपनी को मिला, उस समय उसमें बालकृष्ण की शेयर होल्डिंग थी 25%, 25.01% के शेयर होल्डर बालकृष्ण इस कंपनी में थे। और जैसे बिडिंग स्टेज पर यह स्थिति थी, जैसे जैसे कंपनी को ये टेंडर मिला 21 जुलाई 2023 को, दिसंबर 2022 में टेंडर जारी हुआ और 21 जुलाई 2023 को ये टेंडर जो है राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को मिल गया। टेंडर मिलने से पहले इसमें बालकृष्ण का शेयर होल्डिंग था 25%, लेकिन जब कंपनी को यह टेंडर मिल गया जुलाई 2023 में, तो बालकृष्ण की इस कंपनी में शेयर होल्डिंग हो गई 69.43%, 69.43% बालकृष्ण की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में हो गई। और उसके अलावा प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने और भरुआ एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंपनी के 17.43% के शेयर खरीद लिए। उसके अलावा 3-4 और कंपनियां लगभग मिलते जुलते नामों की है, भरुआ एग्रो सॉल्यूशंस, भरुआ सॉल्यूशन, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशन। इन कंपनियों ने इस राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर में 33.25% के शेयर खरीद लिए। तो कुल मिलाकर के जो कंपनियां बिडिंग के प्रोसेस में शामिल थी, जो कंपनियां टेंडर के प्रोसेस में शामिल थी, उन्होंने जिस कंपनी को टेंडर मिला उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। उन कंपनियों के डायरेक्टर कौन थे? उन कंपनियों के सबसे बड़े शेयर धारक रामदेव के अनन्य सहयोगी आचार्य बालकृष्ण थे। जिस कंपनी को टेंडर मिला उसमें टेंडर मिलने से पहले 25% के शेयर होल्डर बालकृष्ण थे, और जब कंपनी को यह काम मिल गया उसके बाद उसमें कितने के शेयर होल्डर बालकृष्ण हो गए? 69% के, 69.43, 69.43% के शेयर होल्डर बालकृष्ण उस कंपनी में हो गए। तो अब आप देखिए कि भाई 3 कंपनियों ने टेंडर भरा। यही फिक्स मैच की बात जो हमने कही, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे गड़बड़ घोटाला होता है, कैसे भ्रष्टाचार हुआ कि केवल 3 कंपनियों ने ही टेंडर भरा। आप सोच करके देखिए कि जब इतना कंपटीशन मार्केट में है, एडवेंचर टूरिज्म में भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, तब केवल 3 कंपनियों ने उसके लिए टेंडर भरा 142 एकड़ जमीन के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के काम के लिए, जहां इतनी अकूत संपदा है। और वो तीनों कंपनियां, उन तीनों कंपनियों में सबसे बड़े शेयर होल्डर बालकृष्ण है। तो ये टेंडर था? ये टेंडर तो नहीं था, ये तो एक तरह का फिक्स मैच था। ये तो पूर्व निर्धारित था एक तरह से कि बालकृष्ण को ये सब दे देना है। और मजेदार बात यह है कि इन कंपनियों ने, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि इन कंपनियों ने जब टेंडर भरा तो टेंडर के साथ इन्होंने एक अंडरटेकिंग दी, एक उद्घोषणा भर करके दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम टेंडर बनाने की प्रक्रिया में, यानी कोटेशन बनाने की प्रक्रिया में और उसको जमा करने की प्रक्रिया में हमारी आपस में कोई मिलीभगत नहीं है, और हमने ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज नहीं की है जिससे कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाए, यानी ये टेंडर की प्रक्रिया जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाए, यानी अप्रतिस्पर्धात्मक हो जाए, यानी उसमें कोई प्रतिस्पर्धा रहे ही नहीं। तो उन्होंने ये भर करके अंडरटेकिंग दिया, लेकिन यहां तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सारी प्रक्रिया को एंटी कॉम्पिटिटिव भी बना दिया, और वो आपस में उनमें मिलीभगत भी, कोलिजन भी था। ये भी इसमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत स्पष्ट रूप से इसमें नजर आ रहा है। और आप देखिए कि तो
इस तरह से इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये एक लेवल पर इतने बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को करने में राज्य की सरकार शामिल है। राज्य का पर्यटन विभाग उस पर्यटन विकास बोर्ड के, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के जो उस समय के सीईओ हैं, उस समय के सचिव हैं सचिन कुर्वे, उनकी सहमति से यह सब हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने पर्यटन विभाग के एडवेंचर टूरिज्म के एक अफसर को कोट किया है कि साहब आपने इनको क्यों दिया? तो बोले इनको इसलिए दिया कि हम नहीं चाहते थे कि वहां 500 होम स्टेज बन जाएं। क्यों भाई? आपको स्थानीय छोटे छोटे लोगों के कारोबार करने से क्यों आपत्ति थी? आपको क्यों परेशानी हो रही थी कि स्थानीय लोग कारोबार करने लगेंगे, 500 होम स्टेज बन जाएंगे, तो आपको क्यों परेशानी? होम स्टेज बनाने का कार्यक्रम भी तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही चला रहा है, तो तब आप क्यों नहीं चाहते थे? जब यह पूछा गया कि भाई ये भ्रष्टाचार नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को कोट किया उनके एक अधिकारी के हवाले से, उन्होंने कहा कि साहब ये क्या, ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कंपनियों के उसमें बैक में नहीं जाते हैं, उनके जांच पूछ नहीं करते, जांच परख नहीं करते कि उनका क्या बैकग्राउंडर है, उनका कौन क्या है। तो आप कैसे टेंडर देते हैं? तो ये पूरी जो टेंडर प्रक्रिया है ये संदेह के घेरे में है। और आप देखिए कि ये जो राजा एरोस्पोर्ट्स नाम की कंपनी है, इसकी संपत्ति 8 गुना बढ़ गई उसके बाद। ये जो उनको मिल गया, ये जो ठेका वहां का मिल गया, 142 एकड़ की जमीन, एक तरह से कहिए 1 करोड़ रुपया सालाना की लीज पर, तो कौड़ियों के मोल वो जमीन बिकी, जिसकी खुले बाजार में हजारों करोड़ रुपया कीमत होगी, वो जमीन 1 करोड़ रुपया सालाना की लीज पर। शुरुआत में तो कहा कि साहब साल भर के लिए होगी, बाद में ये भी प्रस्ताव आया कि इसको 15 साल के लिए इनको कर दिया जाए और 15 साल उसके बाद और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी अगले 30 साल तक 1 करोड़ रुपए जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है, और उसको हर साल 3% की दर से वो बढ़ेगी। तो 142 एकड़ जमीन 1 करोड़ रुपया सालाना की लीज पर का मतलब है कि कौड़ियों के मोल इनको जमीन दे दी गई। और उन्होंने जो मुनाफा कूटा कि 1 साल में उनकी संपत्ति 8 गुना से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहां तो लोग इस बात के लिए विरोध करते रहे कि भाई यहां स्थानीय लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बैरियर लगा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां, जब से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2023 में, तब से 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां जा चुके हैं। वहां 4 घंटे का पार्किंग का 2 व्हीलर का किराया है 100 रुपया, और 4 व्हीलर का किराया है 200 रुपया। कहां? उस स्टेट के बाहर। अगर आप उनके बैरियर पर पार्किंग करेंगे तो वहां 2 व्हीलर का किराया 200 रुपया 4 घंटे का, और 4 व्हीलर का किराया, माफ कीजिएगा, 2 व्हीलर का किराया 100 रुपया 4 घंटे का, और 4 व्हीलर का किराया 200 रुपया 4 घंटे का। अगर व्हीकल को आप म्यूजियम तक ले जाना चाहते हैं तो 4 घंटे के लिए उसकी कीमत 1000 रुपया। अब आप 1000 रुपये की पार्किंग पूरे उत्तराखंड में कहीं होती हो तो हम तो नहीं जानते, मैंने तो ऐसी कोई पार्किंग नहीं देखी कि जहां 4 घंटे का 1000 रुपया पार्किंग लिया जाता हो। लेकिन वहां ये मनमानी दर थी, और उसमें भी 4 घंटे के बाद हर एक्स्ट्रा घंटे के लिए 200 रुपया और। तो इतना महंगा पार्किंग कहीं होती हो, है ना। 12 साल के बच्चे की एंट्री का 100 रुपया फीस, एडल्ट के लिए, वयस्कों के लिए 200 रुपया फीस। एयर सफारी हेलीकॉप्टर में 5 से 7 मिनट का एयर सफारी हेलीकॉप्टर में उसकी फीस 5000 रुपया। 10 से 12 मिनट हेलीकॉप्टर में एयर सफारी, उसकी फीस 7999 रुपया उसका किराया। 50 से 60 मिनट हिमालयन एक्सपेडिशन 1 घंटे का, तो उसका 30,999 रुपये किराया। यानी कि 1 घंटे अगर आप हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं तो 30,099 रुपये उसका किराया। और अगर आप 1 घंटे के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में यात्रा करें तो उसका किराया 1.84 लाख, 1,84,000 रुपया। तो जिन्होंने कौड़ियों के मोल जमीन पाई, जिन्होंने 142 एकड़ जमीन 1 करोड़ रुपया सालाना की लीज रेंट पर पाई,
उन्होंने जनता को लूटने में कोई कसर नहीं उठा रखी, उन्होंने टूरिस्टों को लूटने में कोई कसर उठा नहीं रखी। तो ये तो वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, सवाल तो वही है जहां से हमने शुरू किया कि आखिरकार कैसे एक कंपनी को, एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली 3 कंपनियों को ही सिर्फ टेंडर भरने के प्रोसेस में वो शामिल हुई, ऐसा कैसे हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैच एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स मैच है। तो ये जो एक तरह का सवाल ये है कि ये बालकृष्ण के लिए जो इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया, तो बालकृष्ण के लिए ये टेंडर योग करने में कौन कौन शामिल था? उत्तराखंड की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तराखंड के पर्यटन सचिव, उस समय के तत्कालीन पर्यटन सचिव और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ सचिन कुरवे और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के तमाम अफसरान इसमें शामिल थे। ये तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि राज्य की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनको इस सब की जानकारी थी या नहीं थी? और मान लीजिए कि अब तो जानकारी का मसला ही नहीं है, जानकारी तब थी नहीं थी, क्योंकि तब से तो इसके बारे में न्यूज क्लिक में राजेश डोबरियाल जी ने लेख लिखा। पिछले साल केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, उससे ठीक पहले, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया। अभी थोड़ी देर पहले मैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी का फेसबुक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने लिखा कि उन्होंने विधानसभा में उठाया। तो इसका मतलब है कि इस खुलासे से पहले राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के पर्यटन मंत्री इस डील के बारे में सब कुछ जानते थे। तो जाहिर सी बात है कि इस भ्रष्टाचार में या तो वो स्वयं लिप्त थे या इस भ्रष्टाचार की उनकी शह इस भ्रष्टाचार को थी। तो इस बात का जवाब तो उनको देना चाहिए। और आप सोचिए कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, उसमें आज सुबह से यह खबर छप गई। मैं जब ये लाइव कर रहा हूं तब से तो कई घंटों, 12 घंटे से ज्यादा ऊपर हो गया, 15, 16, 17 घंटे हो गए इस खबर को छपे हुए, लोगों के हाथ में अखबार पहुंचे हुए भी 17, 18 घंटे के करीब हो चुका होगा, है ना। लेकिन मैंने अभी शाम को ये जानने के लिए कि क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया है, तो मैंने जो उत्तराखंड सरकार का सूचना निदेशालय का फेसबुक पेज है उसको देखा, वहां इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज को मैंने देखा, वहां मुख्यमंत्री जी आज दिन भर में किस किस से मिले उसके कई सारे फोटोज हैं, उस सब का जिक्र है। उसके अलावा वहां 2 बड़े मजेदार स्लोगन्स वाले पोस्टर थे। माने मजेदार तो वो जो भी हों, लेकिन इस आज के घटनाक्रम के संदर्भ में वो ज्यादा मजेदार होते हैं। एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा है निर्णय दमदार, काम असरदार। तो कितना दमदार निर्णय है? 142 एकड़ जमीन को 1 करोड़ रुपए की सालाना लीज पर दे देना और उसमें भी मैच फिक्स करके बालकृष्ण की ही कंपनियों को वो मिले, तो उन्हीं की 3 कंपनियों से टेंडर डलाना। वाह, कितना दमदार निर्णय है और कितना असरदार ये काम है। दूसरा पोस्टर वहां लगा हुआ है, निर्णय जो बने विकास की गारंटी। मुख्यमंत्री जी किसके विकास की गारंटी? बालकृष्ण जैसे लोगों के विकास की गारंटी। ये राज्य जब से बना है तब से तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जैसों के विकास की ही तो गारंटी कर रहा है। जो कहने को लोगों से कह रहे हैं योग करो, और खुद उद्योग के लिए किसी भी कीमत तक चले जा रहे हैं, किसी भी सीमा तक बढ़ जा रहे हैं। तो ये राज्य उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि ये कोई पहली बार इस राज्य में नहीं हो रहा है। और रामदेव और बालकृष्ण को लेकर के तो तमाम तरह की बातें हैं। एक मुंबई की पत्रकार है प्रियंका पाठक नारायण, और उन्होंने रामदेव पर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है गॉडमैन टू टाइकून। और गॉडमैन टू टाइकून वो किताब जब छप करके आई, तमाम रेफरेंसेस, तमाम किस्से कहानियां उसमें हैं। और दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में रामदेव गए और उन्होंने उस किताब को भारत में प्रतिबंधित करा दिया। फिर उसके बाद जब उस अदालत ने वो प्रतिबंध हटा दिया, तो
फिर वो दिल्ली हाईकोर्ट गए, वहां से प्रतिबंध लगा दिया डिजिटली। लेकिन वो किताब मिल जाएगी। गॉड मैन टू टाइकून नाम की किताब खोजिए। एक जमाने में मनोज रावत जी, जो केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, जब वो पत्रकार होते थे तहलका में, तो उन्होंने रामदेव पर 2 कवर स्टोरीज की अलग अलग अंकों में। एक स्टोरी का शीर्षक था योग से उद्योग और एक स्टोरी का शीर्षक था काले कर्मों वाला बाबा। तो बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में ये क्या गोरख धंधा है, योग के नाम पर किस तरह का दुर्योग इस प्रदेश में चलाया जा रहा है, किस तरह से इस प्रदेश की बेशकीमती जमीनों की एक तरह से कौड़ियों के मोल उनको हासिल किया जा रहा है, और सारा सत्ता प्रतिष्ठान, सारी सरकार मिलजुल करके लोगों को, ये ऐसे तमाम पूंजीपतियों को, तमाम धन्ना सेठों को जो धर्म का चोला भी ओढ़े हुए हैं, उनको कौड़ियों के मोल इस प्रदेश की जमीनें लुटा रही है। इस प्रदेश के लोगों का हक, उनका अधिकार वहां से खत्म कर रही है। तो ये सबसे ज्यादा चिंतनीय बात है। आज के दिन पर यह बड़ा सवाल है, और मेरा तो प्रश्न है, तमाम लोग इस सवाल को बहुत अरसे से उठाते रहे, बहुत लोग इस पर बात करते रहे, लेकिन लोग तो वहां इतने पर अटके रहे कि साहब उन्होंने बैरियर लगा दिया है। उस बैरियर की आड़ में जितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसका खुलासा तो केवल 2-3 मौकों पर ही हो पाया, और वो भी इशू नहीं बन पाया, वो भी सवाल नहीं बन पाया। आज के दिन पर भी ये बहुत सवाल नहीं बन रहा है, क्योंकि राज्य की सरकार ने चुप्पी साध ली है। राज्य के सारे अखबार, इस राज्य के भीतर जो डेली अखबार हैं, जो हिंदी मीडिया है, मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि कोई इस खबर को तवज्जो देगा, कोई इस खबर का फॉलोअप करने की कोशिश करेगा, कोई सवाल पूछने का साहस करेगा। सारा मीडिया इस तरह का हो गया है। तो क्या ये राज्य इसी तरह से सत्ता, मीडिया और चंद धन्ना सेठों के द्वारा लूटे जाने के लिए बना है? क्योंकि मीडिया उसमें निश्चित तौर पर शामिल है। प्रदेश के भीतर जो सबसे बड़े अखबार हैं, वो ऐसे सवालों पर जबान नहीं खोलते। वो तो ये करते हैं कि मुख्यमंत्री का घेराव होता है थराली में, महिलाएं उनका काफिला घेरती हैं, और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके महिलाओं से जाकर के मिले। बेशर्मी की इंतहा है। कल भी जैसा प्रधानमंत्री आए और जैसा लिखा दिखाया उनको दे दिया गया, वैसा उन्होंने आज छाप दिया, वैसा का वैसा। उसमें कोई सवाल नहीं, किसी तरह का प्रतिप्रश्न नहीं। उस पर मैं अभी बहुत नहीं जा रहा हूं, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन राज्य के भीतर जो अखबार हैं, बड़े अखबार, उनकी खामोशी, या एक तरह से उनका मिली भगत, उन राज्य के भीतर जो बड़ा मीडिया है उसकी इन सारे सवालों पर खामोशी, और सरकार और पूंजीपतियों का ये गठजोड़, ये इस राज्य को लूट रहा है। और ये जॉर्ज एवरेस्ट के प्रकरण में बहुत साफ दिखाई दे रहा है, बहुत साफ है, स्पष्ट है कि बालकृष्ण की कंपनियों को टेंडर दिलाने के लिए हर हाल में उन्हीं को टेंडर मिले, इसके लिए केवल उन्हीं की कंपनियां टेंडर में शामिल हुई, उसके अलावा कोई उस बिडिंग में शामिल ही नहीं हुआ। यह आश्चर्य की बात है। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। ये उन शर्तों का भी उल्लंघन है जिन पर दस्तखत इन कंपनियों ने टेंडर भरते हुए किए थे। इसलिए पहली बात है कि ये टेंडर निरस्त होना चाहिए। इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बालकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उस समय टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव समेत जितने लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, उन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए, राज्य की जमीनें लुटवाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और राज्य के मुख्यमंत्री इस पर जवाबदेही लें। हमारा तो बिल्कुल सवाल है, मैं ये सवाल फिर दोहराना चाहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति से यह हुआ, राज्य के पर्यटन मंत्री की सहमति से यह हुआ, या वो जानते ही नहीं थे कि उनके नाक के नीचे अफसर ऐसा खेल कर जा रहे हैं, या जानने के बाद भी उनके नियंत्रण में चीजें नहीं है। तो अगर उनके जानते बूझते ये हुआ और पता चलने के बाद भी वो खामोश रहे, तो तब भी उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर उनके अनजाने में ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, ऐसे ही प्रदेश लूटा जा रहा है, उनको पता तक नहीं चल रहा है, और जब पता चल रहा है तो वो इतने विवश हैं मुख्यमंत्री कि वो कुछ बोलते नहीं, उनकी जबान तक नहीं खुलती है, तो तब उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विज्ञापन चमका करके भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो जहां जड़ जमा रहा है, जहां पैर जमा रहा है, वहां उसको खत्म करने की जरूरत है। इसलिए
राज्य के मुख्यमंत्री को हम ये मांग करते हैं कि उनको सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए और उनको या तो वो कार्रवाई करें, वो इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, बालकृष्ण के खिलाफ, उन 3 कंपनियों के खिलाफ, सचिन कुर्वे के खिलाफ, पर्यटन विभाग के अन्य अफसरों के खिलाफ, या तो वो कार्रवाई करें या वो सत्ता छोड़ें और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी है। ये राज्य इस तरह से लूटे जाने के लिए अभिशप्त नहीं हो सकता है। ये अजीब विडंबना है, अजीब विरोधाभास है कि जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय नेपाल में नौजवान भ्रष्टाचार को लेकर के सड़कों पर उतरा हुआ है। नौजवान भ्रष्टाचार के सवाल पर, सोशल मीडिया के बैन के सवाल पर ही नहीं, भ्रष्टाचार के सवाल पर भी सड़कों पर उतरा हुआ है। और यहां देखिए, यहां इस तरह की लूट हो रही है और ये इत्तेफाक है कि जिन सज्जन का नाम हम इतनी बार ले रहे हैं वो उसी नेपाल के बाशिंदे रहे हैं, उसी नेपाल के नागरिक हैं। तो इस राज्य के भीतर इस तरह की लूट, इस तरह की बंदरबाट कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती। इस लूट के खिलाफ राज्य के लोगों को लड़ना होगा। इस राज्य के नौजवानों को, इस राज्य की महिलाओं को, इस राज्य के इंसाफ पसंद लोगों को जरूर इस लूट के खिलाफ, इस बंदरबाट के खिलाफ लड़ना होगा। हम ये मांग करना चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी कि इस तरह की जितनी डील्स हैं, सरकार व्हाइट पेपर लेकर के आए कि कहां कहां किस किस को राज्य की जमीनें लीज पर, पट्टे पर या फिर बेची गई हैं। 2018 से 22, 23, 24 तक भी कितनी जमीनें इस राज्य की बेची गई हैं, वो भी, उसका भी खुलासा होना चाहिए। तो ये तमाम सौदों पर, इस राज्य को बनने के बाद जितने सौदे इस तरह के हुए हैं उन पर एक व्हाइट पेपर जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी जी को अगर ये साहस नहीं हो तो वो कुर्सी छोड़ें, जिनको ये साहस होगा वो ये काम करेंगे। तो इस अपील के साथ कि इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इस राज्य को इस तरह से लुटते हुए चुपचाप नहीं देखना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तमाम संघर्ष की ताकतों को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।